बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपको खुशामदीद इस चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के 5th लेक्चर में, और लेक्चर 26 टू एंड तक जितने भी मतलब पॉसिबल हो सके 25 टू 30 मिनट्स की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। और इन लेक्चर्स में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, उनको मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको लाजमी देखें। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का दे रहा हूँ, ठीक है, उनको देखिएगा। उसके बाद अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो मॉड्यूल है, यहाँ पे मॉड्यूल है 26। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ याद करनी है वो है हमारे पास के एक्सेस नोटेशन की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने याद करनी है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, हमारे पास डेफिनेशन दी हुई कि फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट्स ईच वैल्यू। लाइक जैसे कि पीछे हमने देखा था बाइनरी नोटेशन एक मेथड था जिसमें हम क्या करते थे, इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते थे। तो एक्सेस नोटेशन भी सेम उसी तरह का ही है और ये उससे मुतबादल समझ ले है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स होती हैं हर वैल्यू को रिप्रेजेंट्स करने के लिए, ठीक है। और जो फर्स्ट बिट होती है वो क्या होती है, व्हेन हैविंग वन इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। पहली बिट जिसका एक हो वो क्या होती है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है ज़ीरो को, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने और कुछ भी याद नहीं करना, जस्ट ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये चीज़ आपने याद करनी, ठीक है। ये वाले कि जो एक्सेस है हमारे पास, एक्सेस 16 की अगर बात करें तो एक्सेस 16 किस को रिप्रेजेंट्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये 10,000 को रिप्रेजेंट्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास एक्सेस 4 किसको रिप्रेजेंट्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये आता है 100 को रिप्रेजेंट्स करने के लिए। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इन दोनों को आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। और कुछ भी इसमें याद नहीं करना, जस्ट जो ये ऊपर हाईलाइट किया है ये करना और ये करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेस 8 की बात हो रही है। ये एक्सेस 8 एक्सेस 4 ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। एक्सेस 8 की बात अगर की जाए तो क्या होता है, यहाँ पे आपको ये पूरी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। ये वाली यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एक पॉजिटिव से लेके 8 पॉजिटिव तक जाएगा और नीचे नेगेटिव भी जो है ना वो 8 तक जाएगा। तो ये होता है एक्सेस 8 नोटेशन। इसी तरह अगर चाहे वो एक्सेस जिसकी भी पूछ रहे हैं एक्सेस 4 नोटेशन है तो आप देख सकते हो कि ये जो है ना वो 4 ऊपर जाएगा। 4 आपने काउंट करने कहाँ से हैं, 0 से काउंट करना है, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से काउंट करना है आपने। और नीचे जो है नेगेटिव है वो -1 से काउंट जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये 4 ये एक्सेस 4 नोटेशन है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट्स करने के लिए किसको इस्तेमाल होता है, 100 को रिप्रेजेंट्स करने के लिए ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने और कुछ भी याद रखने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस टेबल में आपको जो बाइनरी है, डेसिमल है, एक्सेस 4 है, 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन है, इन चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि इनका एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। बाइनरी हमने देखा 2 वैल्यूज़ होती हैं ओनली, एक होता है 1 एक होता है 0, ठीक है। डेसिमल क्या है, वो सारे नंबर्स आ जाते हैं, मतलब 0 से अबाउ जितने भी होते हैं, ठीक है। और एक्सेस 4 मतलब 4 तक। 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन जो होता है उसमें जो होता है वो इसकी आगे सारे मिला के 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन बनाया हुआ है। तो इस डब्बे को आपने देख लेना है, याद करने वाले इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मॉड्यूल 27 की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंटेड नोटेशन है। तो इसमें जो भी चीज़ याद करने की वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसके ना कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन कहते किसको, ठीक है। जब हम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो वैल्यूज़ नॉर्मल हैं तो हम उनको बाइनरी फंक्शन में, जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं 1s और 0s, जो कि 2 हम रिप्रेजेंट्स करते थे बाइनरी को रिप्रेजेंट्स करने के लिए, उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू हमारे पास जो है वो फ्रैक्शनल में हो, लाइक जिसमें रिडक्स हो, या जिसमें जो है वो हमारे पास क्या है वो तकसीम में हो, लाइक 3/4, इस तरह से कोई भी फ्रैक्शनल हिस्सा हो या फ्रैक्शनल वैल्यू हो, उसको रिप्रेजेंट्स करने के लिए जो हमारे पास नोटेशन सिस्टम है, जो हमारे पास सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन पे बहुत ही ज़्यादा तफसील से आगे फाइनल के टर्म में जो है ना वो मॉड्यूल्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मेन जो है वो स्टोरिंग रिडिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जब हम स्टोरिंग रिडिक्स यानी अगर इशारिये में जो है वो रकमें दी हुई हैं तो उनको हमने किस तरह से स्टोर करना है वो हम देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप अगर देखो तो हमारे पास जो है ना रिडिक्स को स्टोर करने के लिए जो एक पॉपुलर वे है वो कौन सा है, वो है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में आप किसकी एग्जांपल लेते हो, यानी कितनी बिट्स लेते हो, 8 बिट्स स्टोरेज सिस्टम जो है ना वो आप लेते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फ्रैक्शंस है आपके पास इशारिये में, रेडिक्स में, आपने उसको स्टोर करना है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में। तो आपके पास सिंपल एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप को नज़र आ रहा होगा ये वाली चीज़ है, इसमें सारा कंसेप्ट है, ठीक है। याद करने की कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट इस चीज़ को याद रख लेना है कि जो सबसे पहले हमारे पास जो लेफ़्ट एक बिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइन बिट बोलते हैं, ठीक है। जो राइट लेफ़्ट होती है, मतलब जो मोस्ट लेफ़्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पीछे 7 बच जाती हैं, ठीक है। ये जो 7 बिट्स होती हैं इनमें से जो बीच वाली 3 होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास 4 लेफ़्ट राइट वाली होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम मंटीसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, साइन बिट है, एक्सपोनेंट है और मंटीसा है, ठीक है। तीनों चीज़ों को आपने जहन में कंसेप्ट ये रखना है कि इन ये कौन कौन चीज़ को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल अगर हम कर लें तो यहाँ पे कोई भी आप अगर पॉइंट लेते हो, ठीक है, तो उसके आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसका जो एक होता है ना लेफ़्ट वाला डिजिट, उसको साइन बिट के नाम से कहते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद मूव करेंगे अगर आप रेडियस को लेफ़्ट की तरफ तो वो और हो जाता है, और एक्सपोनेंट फील्ड जो है वो अलग से रिप्रेजेंट्स करती है। इस तरह की चीज़ें आती हैं और इसमें आपने याद कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ना ही आपने कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद है मंटीसा फील्ड में ये सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ कि किस किस तरह से करते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म के नाम से एक रूल है, वो क्या है कि जब मंटीसा फील्ड स्टार्ट की जाती है वो लेफ़्ट मोस्ट से की जाती है, दैट अपीयर्स इन दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमने देखा है कि मंटीसा फील्ड जो है, ठीक है, मंटीसा के कितने होते हैं, एंड वाले 4 होते हैं, ठीक है, ये वाले। तो ये लेफ़्ट मोस्ट 1 से जो है ना वो यहाँ से ये स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है, इस तरह का जो रूल होता है उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें आपने बस कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। इसको 1-2 दफ़ा आप देख लें बस, और कुछ याद करने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मॉड्यूल 28, इसमें ट्रंकेशन एरर्स के नाम से आपको मिलेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में ट्रंकेशन एरर आता है, ये क्यों आता है, जब आपकी जो एक जो बिट है ना वो लॉस्ट हो जाए, ठीक है। बिट लॉस्ट कैसे हो सकती है, जब आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 वैल्यूज़ को ऐड किया है जो फ्रैक्शंस में है, ठीक है, और उनकी जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगा ये टेबल, आपने क्या किया है, आपके पास एक ये ओरिजिनल वैल्यू थी, आपने इसको रिप्रेजेंट्स करने के लिए किस में, 2s रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आई। अब आप इसको जब रा बिट में या आप इसको क्या कहते हैं बिट पैटर्न में आप इसको चेंज करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो रेडिक्स पॉइंट होगा वो निकल जाएगा। अब जब आप इसको जो वो मंटीसा के लिहाज से ले आओगे तो ये क्या करेगा कि मंटीसा जो है ना वो इधर से स्टार्ट होता है, इधर से, ठीक है, लेफ़्ट से। अब आपने मंटीसा स्टार्ट किया तो मंटीसा में 4 ही वैल्यूज़ आप रख सकते हो, तो इधर से आपने स्टार्ट किया, 4 वैल्यूज़ आपने रख ली मंटीसा की, ठीक है। अब जो एक 5वीं बच रही है वो क्या होगी, वो होगी लॉस्ट। तो इसका जो एरर होता है इसको बोलते हैं ट्रंकेशन एरर, या आप इसको राउंडिंग अप एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंकेशन एरर या राउंडिंग अप एरर के नेम से आपको मिल जाएगा। इस चीज़ को आपने याद कर लेना है इतना सा, ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसको हैंडल करने के लिए जो प्रिमिटिव मेथड है वो क्या है कि हम जो है ना आजकल जो है वो 32 बिट्स यूज़ कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के लिए, ठीक है। ऊपर हमने देखा कि 8 बिट्स यूज़ हो रही थी, लेकिन अब जो इसको हल करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो कितनी है, वो 32 बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं। और इसका जो दूसरा सोर्स है वो क्या है कि 10 जो 10 की नोटेशन होती है उसमें हम उस चीज़ को ले लेते हैं और वो जो है ना वो इजीली सॉल्व हो जाती है। बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है और कुछ गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैंडलिंग ट्रंकेशन एरर में जो इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग होती है, इसमें अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं सिंपल, तो यहाँ पे आप अगर इनको देखो, अगर ऐड करो आप 2, ये जो है हमारे पास है, ठीक है, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो हम जो है ना हमारे पास फाइनल जो है वो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, जिसको हम 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। अगर इसका हम मंटीसा निकालें तो 4 आएगा और जो 1 है ये वाला ये लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल इसका मंटीसा है और दिस मीन्स दैट 1 इज़ ट्रंकेड,
ट्रंकेटेड, मतलब वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये एक और इन्होंने सिचुएशन दी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह का क्वेश्चन कोई भी पेपर में नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल 29, डाटा कंपैरिजन जेनेरिक टेक्निक्स। ये जो जेनेरिक टेक्निक्स है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सारे बताता हूँ, हाईलाइट ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो इससे ना चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है डाटा कंप्रेशन, मतलब डाटा को कंप्रेस करना है। तो डाटा को कंप्रेस करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है। दो कैटेगरीज हैं, एक होती है लूजलेस, ठीक है, एक होती है लूजी। अब दोनों के जो डेफिनेशन है वो नेम से ही ज़ाहिर हो रही है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। लूज लेस मतलब कि लूज लेस, लूज से नहीं होती, ऐसी लूजलेस स्कीम होती है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्रेस करें तो लूज या जो है वो कैसे हैं लॉस नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया लूज लेस, ठीक है। जो लॉजी टेक्निक्स होती हैं, जो लॉजी स्कीम्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम डाटा को कंप्रेस करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ इनकोडिंग सिस्टम दी हुई है, मतलब कंप्रेशन करना है उसके लिए डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम है, डिफरेंट सीक्वेंसेस के लिए, डिफरेंट डाटा के लिए, ठीक है। अगर आप डाटा को कंप्रेस कर रहे हो और उस डाटा की जो लेंथ है वो लॉन्ग सीक्वेंसेस पे मुश्तमिल है, ठीक है, एक ही वैल्यू की लॉन्ग सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, सेम वैल्यूज़। तो इस तरह की जो कंप्रेशन टेक्निक होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रन लेंथ इनकोडिंग बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ये एक लूजलेस मेथड है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ पे आपने चीज़ याद करनी है सबसे पहले कि इनकोडिंग की डेफिनेशन, जो भी इनकोडिंग आ रही नीचे ऊपर सारी रन लेंथ है, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। उसके बाद वो जो मेथड है वो लूजलेस है या लॉजी है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि आप लिखें लूजलेस और लूजी स्कीम्स जो हैं उनके नेम लिखें, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने रन लेंथ इनकोडिंग पढ़ा है, तो ये क्या है, ये एक लूजलेस मेथड है। उसके बाद एक और जो लूजलेस मेथड है हमारे पास, ठीक है, वो कौन सा है, वो है फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग का क्या मतलब है, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट ऐसा डाटा जिसमें जो है ना वो डाटा जब उसको कंप्रेस करें तो जो वो डाटा की फ्रिक्वेंसी होगी या वो जो एटम्स वहाँ पे यूज़ हो रही हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन याद करते जाना है और ये याद करते जाना है कि ये लूजलेस डाटा है या लॉजी है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास डेविड हॉफमैन था उसने क्या किया था कि इन एल्गोरिदम को डिस्कवर किया था कि फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कोड्स को ना डेवलप किया और उनको आगे जो उनकी प्रैक्टिस है उसको दिखाने के लिए कोड्स बनाए जिनको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन कोड्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपने जस्ट यहाँ पे ये चीज़ याद करनी है कि जो हॉफमैन कोड्स हैं वो किस चीज़ को जो है वो दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कोड्स होते हैं या फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग होती है उसको दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंपल, मोस्ट फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कोड्स इन यूज़ टुडे आर हॉफमैन कोड्स, ठीक है। उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग है उसमें यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट में बोला हुआ है उन्होंने कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं हमारे पास ई, टी, ए और आई वो मोस्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं दैन लेटर जो जेड, क्यू और एक्स है उनकी निस्बत में। तो इस चीज़ को भी याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव इनकोडिंग और डिफरेंशियल इनकोडिंग। नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि जब आपके पास एटम्स हो, आप उनको कंप्रेस कर रहे हो, एक एटम के फ़ौरन बाद दूसरी आइटम्स कंप्रेस करते जा रहे हो, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वो जो स्लाइटली डिफरेंस है उनके दरमियान वो क्या होता है, वो रिलेटिव इनकोडिंग होता है या आप उसको डिफरेंशियल इनकोडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद कर लेने। उसके बाद आपने क्या करना है, डिक्शनरी इनकोडिंग, ठीक है। डिक्शनरी इनकोडिंग क्या होता है, यानी अगर डिक्शनरी में से जो कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हो मैसेज का उसको कंप्रेस करके स्ट्रक्चर किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्शनरी इनकोडिंग बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, द टर्म डिक्शनरी रेफर्स टू दी collection of building blocks from the message being compressed constructed and message itself is encoded as, ठीक है, इतना तक है। उसके बाद डिक्शनरी इनकोडिंग जो है वो क्या है, वो एक लूजलेस सिस्टम है, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद जो रिलेटिव इनकोडिंग है वो क्या है, वो हमारे पास एक लूजलेस भी है और क्या है, लूजी भी है, ठीक है।
तो ये चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद है UTF-8, नहीं यहाँ से शुरू होना है। ए टिपिकल डिक्शनरी इन अ वर्ड प्रोसेसेस कंटेन अप्रॉक्सीमेटली एंट्रीज, यानी 25,000 एंट्रीज़ होती हैं एक आम जो डिक्शनरी होती है उसमें। ये चीज़ याद करनी है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली लाइन जो हाईलाइट है उसको छोड़ दे, वो याद नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अडॉप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग। इसको क्या बोलते हैं, ये डायनेमिक डिक्शनरी इनकोडिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है, और अडैप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये ना डिक्शनरी जो इनकोडिंग है उसके वेरिएशन ही में है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। इसमें चेंज क्या है कि द डिक्शनरी इज़ अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द इनकोडिंग प्रोसेस, मतलब आप इनकोड कर रहे हो और उसमें के दौरान जो चेंज करने की परमिशन दे वो क्या होती है, वो अडॉप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग होती है, ठीक है। और ये इसकी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है वो क्या है, वो है लैम्पल जीव वेल्च, ठीक है, LZW, ठीक है। यहाँ पे आपने अडॉप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग की डेफिनेशन क्या लिखनी है कि ऐसा इनकोडिंग सिस्टम जो कि डिक्शनरी को अलाउ करे चेंज अलाउ करे, ठीक है, ड्यूरिंग द इनकोडिंग प्रोसेस, ठीक है। और एग्जांपल में आपने इसमें लैम्पल जीव वेल्च लिख देना है, जो कि इसके जो साइंसदान थे उनके नेम पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। इब्राहम लैम्पल है, जैकब जीव है, टेरी वेल्च है, ठीक है, जिसने LZW का जो कोड था, मैसेज था, उनको कोड किया था, उनके नेम पे ही ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें मॉड्यूल 30 को, यहाँ पे हमने क्या किया, डाटा कंप्रेशन में ही जाएंगे और कंप्रेसिंग इमेज, ठीक है। पहले हम डाटा को कर रहे थे, अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेज हैं जिनको हमने कंप्रेस करना है। तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं की हुई, वो मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, और आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 3-4 मेथड दिए हुए इमेज को कंप्रेस करने के, ठीक है। आपने उस हर मेथड का एक मुखफ़फ़ है वो याद करना है, ठीक है। उसके बाद बिट्स होगी वो याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद वो कौन सा मेथड है वो याद करना है, यानी वो लूजी कंप्रेशन मेथड है या वो क्या है, वो लूजलेस है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया हुआ है वो क्या है, वो GIF है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। इसको जिफ के नेम से भी प्रोनाउंस किया था या कुछ जो है वो इसको जिफ बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये डेवलप किसने किया था, इसको CompuServe के नेम से जो एक कंपनी है उसने डेवलप किया था, ठीक है। और इसमें जो हम नंबर्स को रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं, बिट जो है वो इसमें कितनी है, वो ओनली 256 है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद करना है, जस्ट इतना कि GIF क्या है, एक इमेज कंप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इसकी शॉर्ट मतलब लॉन्ग फॉर्म है, इसका जो मुखफ़फ़ बनता था, ठीक है। और इसको जो डेवलप करने वाली कंपनी है वो CompuServe है। इसमें जो बिट्स यूज़ होती हैं वो 256 है, ठीक है। उसके बाद ये जो है GIF का मेथड है, ये क्या है कि लूजी कंप्रेशन मेथड है। यहाँ पे आप मैंने हाईलाइट किया, लूजी कंप्रेशन सिस्टम है, ठीक है। बस इतना याद करना है आपने और कुछ नहीं याद करना है इसमें से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल है ये वाला JPEG, ठीक है। ये एक और पॉपुलर मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, JPG बोलते हैं, ठीक है। और इसको डेवलप करने वाली जो कंपनी है वो क्या है, वो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स है, ठीक है, जो कि ISO के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद इसके जो स्टैंडर्ड कंप्रेशन कलर फोटोग्राफ है और ये वाइडली यूज्ड है फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs एक ये है कि वो कौन सी इमेज कंप्रेशन टेक्निक है जो कि फ़ोटोग्राफिक इंडस्ट्री में मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है, वो क्या है, वो JPEG है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद करनी है, ठीक है। और ये कैमराज, डिजिटल जो कैमराज हैं उनमें सब में जो है वो JPEG ही कंप्रेशन टेक्निक ही यूज़ होती है, और ठीक है। उसके बाद जो इसका जो कंप्रेशन मेथड है वो कौन सा है, वो लूजलेस है, ठीक है। जो GIF का था वो लूजी था, इसका लूजलेस है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिफ, ठीक है। टिफ क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ये मोस्ट वाइडली यूज होता है मीन्स ऑफ डाटा कंप्रेशन बट इंस्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग फोटोग्राफ्स, यानी ये डाटा कंप्रेशन में इस्तेमाल होता है, स्टोरिंग फ़ोटोग्राफ्स में ये इस्तेमाल नहीं होता। ये इस्तेमाल होता है जब हम फ़ोटो को उसकी इंफॉर्मेशन के साथ इस्तेमाल करें, मतलब क्या हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, हमने उनको यूज़ करना है, हमने उनको क्या करना है, स्टोर करना है, कंप्रेस करना है, और साथ में उनकी जो डेट है, टाइम है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको मैं बताता हूँ। डेट, टाइम, कैमरा सेटिंग, इनके साथ अगर हम इमेज को यूज़ कर रहे हैं, उन इमेज को स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
टिफ बोलते हैं, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे एमसीक्यूज इसके हवाले से कैसे बना था कि ऐसे कौन सा जो इमेज कंप्रेशन टेक्निक है जो इंफॉर्मेशन इमेज को उसकी इंफॉर्मेशन के साथ ही स्टोर करने में मदद देता है। तो वो क्या है, वो TIFF है, जिसको हम टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो होने वाली जो हमारे पास टेक्निक है, कंप्रेशन टेक्निक जो इसमें इस्तेमाल होती है वो कौन सी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज़ वेरिएशन ऑफ रन लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, रन लेंथ इनकोडिंग क्या थी, हमने ऊपर देखा है, लॉन्ग सीक्वेंसेस को इनकोड करने के लिए जो कोडिंग इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं रन लेंथ इनकोडिंग सिस्टम, और इसमें वो यूज़ होती है। ठीक है, इस पूरे जो हमारे पास तीसरा 30 लेक्चर है, मॉड्यूल है, इसमें हमने देखा है सिर्फ 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं सॉरी, एक है GIF, दूसरा है GPEG, तीसरा है TIFF। ठीक है, बस ये चीज़ें इसमें याद करने की जो मैंने जो है ना वो हाईलाइट कर दी। अगर ये आपको हैंडआउट्स किसी से भी मिलते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, और साफ ज़ाहिर बात है जैसे मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ आएगी। अदरवाइज़ अगर आप इनको लेक्चर्स कैसे ही देखोगे तो आपको लगेगा शायद पता नहीं किसने ऐसे ही हाईलाइट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी होगी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 31 से स्टार्ट करेंगे, और इसमें भी कंप्रेशन टेक्निक्स ही हैं कुछ आगे, और जो भी मॉड्यूल होंगे इंशाल्लाह जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपके सामने हाईलाइट की जाएगी। और आपका ये हैंड जो हैं वो भी ग्रुप में मिलेंगे, जो कि लिंक नीचे दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करें, और ताकि वहाँ पे आपकी हेल्प भी हो सके क्विज़ के दौरान भी, और जो असाइनमेंट्स आएंगी उनके दौरान भी, तो और पेपर्स के दौरान स्पेशली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और आपने अभी तक लाइक भी कर लिया होगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिले, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। उससे फ़ायदा यही है कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए दौरान MCQs और पेपर्स के। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।